चलो, तो H एटम को सॉल्व करना है फॉर द वेरिएशनल प्रिंसिपल, मतलब यूजिंग द वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये क्या हुआ, कनेक्शन कैसे ख़त्म हो गया? जो कहा भाव कनेक्शन ही लॉस्ट हो गई। तुम्हारा फ़ोन देना। आ रही है आवाज़? इंटरनेट प्रॉब्लम है बेटा थोड़ी सी ना, इसलिए शायद आवाज़। अब ठीक है, अब स्टार्ट करें। तुम लोग को आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करना है, उसकी ग्राउंड स्टेट निकालनी है यूजिंग द वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो कल तो मैंने आपको ये समझाया था कि वेरिएशनल प्रिंसिपल में जो अपन हैमिल्टोनियन काम में लेते हैं, उस हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो फिक्स है, दैट इज़ p²/2m। ठीक है, कल मैंने आपको क्या समझाया था कि H एटम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है कि देखो H एटम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पहले। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, H एटम प्रॉब्लम यूज़ कर रहे हैं। H एटम के लिए मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करेंगे वेरिएशनल से, क्योंकि वेरिएशनल जो है वो इफेक्टिवली ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालता है। ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बीच में कुछ दूरी r होती है, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए पोटेंशियल जो होगा K(Q1 Q2) की वजह से होगा। तो K(Q1) मतलब न्यूक्लियस का चार्ज और Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2)/r²। एनर्जी का क्या होता है, K(Q1 Q2)/r। H एटम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए बाद में जाके हम लोग प्रोटॉन नंबर को 1 ले लेंगे, पर फिलहाल के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस में अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो एक प्रोटॉन पर चार्ज E होता है। एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी काम में आएगी। तो टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ H एटम क्या हो जाएगा, ऑफ H एटम। क्योंकि नॉर्मली जो होता है ना, हम लोग को हैमिल्टोनियन ही काम में लेना पड़ता है, और वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल K ZE²/r। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग ये बात जानते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में हम लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज स्फेरिकल सिस्टम है। तो स्फेरिकल सिस्टम हम लोग काम ले लेते हैं। तो स्फेरिकल में मोमेंटम बराबर क्या होता है, -i/h⁻∇, ये आप जानते हो। 1D में del/del x होता है, del/del y, del/del z 3D में होता है, पर वो कार्टेशियन में होता है। ये स्फेरिकल सिस्टम है, तो यहाँ पे कुछ अलग काम करेगा।
एच बराबर कितना होगा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वेरिएशन प्रिंसिपल को यूज़ करने के लिए हमें एक ट्रायल वेव फंक्शन काम में लेना पड़ता है। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ रफ में देखना, एच हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल होता है ना, वेव फंक्शन होता है ना, वो नॉर्मली माइनस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो वन डायमेंशनल था, इसलिए एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो कार्टेशियन में था। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वो अलग चीज़ है। एच एटम में जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है स्फेरिकल सिस्टम में, और वो रेडियल वेव फंक्शन अगर हम लोग मानते हैं तो ये वो माइनस आर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर पर करता है, यहाँ पर ही माइनस आर पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आता है और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आता है, वो अलग बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के वेव फंक्शन का एग्जिस्टेंस होता है अलग अलग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे किसका माई कौन है, ट्रायल वेव फंक्शन। ठीक है, ये रेडियल वेव फंक्शन है, क्योंकि ये स्फेरिकल सिस्टम में है, इसलिए एक्स वाई जेड काम में नहीं लेंगे। ये ए जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, अल्फा कोई अदर कांस्टेंट है जिसे हम वेरिएशनल पैरामीटर कहते हैं, और आर जो है उसका रेडियल डिपेंडेंसी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अपन लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर में ए की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ लिख लो, वेयर अल्फा इज वेरिएशनल पैरामीटर, and A is normalization constant। और आपको पता है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करके निकाली जाती है। तो यूज़ करो ना, फॉर ए यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, ये लिमिट, यहाँ पे वो लिमिट लगाई जाएगी जिस लिमिट में आपका वेव फंक्शन वर्क कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम लिमिट और साइन स्टार और साइन और यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन बराबर 1, ये होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब एक बात का खास ध्यान रखना, ये स्फेरिकल सिस्टम है, स्फेरिकल सिस्टम में जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ये बहुत सारी जगह पढ़ते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन स्फेरिकल में क्या होता है, क्योंकि स्फेरिकल में 3 होते हैं कोऑर्डिनेट, आर थीटा और फाई, तो उन तीनों का इस तरह से होता है। और जो लिमिट लगाई जाती है ना वो ये होती है, आर की लिमिट क्या होती है बेटा, 0 से इनफाइनाइट। थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 से पाई। क्या लिखा है, मैं आ गया। तो आर की लिमिट 0 से इनफाइनाइट, थीटा की लिमिट 0 से पाई, और फाई का लिमिट क्या होता है 0 से लेकर 2 पाई। ये आपको याद होना चाहिए। साइन आर क्या है, ए एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर, बिकॉज कहीं पर भी आयोटा नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। साइन क्या है, वो भी ए एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर, तो कोई आयोटा है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आपने यहाँ लगाना भूल गया मैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। आर वाली चीज़ को एक तरफ निकाल लो, ए स्क्वायर तो अलग निकाल ही लो, आर वाली चीज़ को एक तरफ निकाल लो, एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा आर। ठीक है, और आर स्क्वायर और डी आर। थीटा वाली चीज़ को एक तरफ निकाल लो, साइन थीटा डी थीटा, और फाई वाली की तरफ निकाल लो। तुम्हें कल एक गामा फंक्शन फॉर्मूला लिखवाया था, उस गामा फंक्शन फॉर्मूले में यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में, तो r का मतलब 2 पावर पे है, ये तो ये देखो 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इसलिए m का वैल्यू 2।
एन का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में आर की पावर कितनी है 1 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये 1 आपके पावर में आ गया। और अल्फ़ा कितना है यहाँ पर 2 अल्फ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया ए स्क्वायर 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फ़ा टू द पावर m प्लस 1/n। ठीक है। अब इसके बाद में साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। लिमिट लगा दो 0 से लेके पाई। फाई का होता है फाई 0 से लेके 2 पाई बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए स्क्वायर है गामा 3, अब मैंने आपको समझाया था गामा 2 प्लस 1 बराबर कितना होता है, फैक्टोरियल 2 होता है, तब जब n क्या हो इंटीजर हो। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर n क्या है इंटीजर है, इंटीजर मतलब 2 है, तो आपको फिर दिक्कत लेनी नहीं है, 2 का फैक्टोरियल 2 कर देना है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 कर दो अपॉन 2 अल्फ़ा टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट लगाओ, माइनस कोस पाई मतलब 1 और माइनस माइनस प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। तो देखो आप लोग को ना नॉर्मली इसका वैल्यू हमेशा 4 पाई लिखना है, हमेशा ये 4 पाई आएगा। थीटा और फाई डिपेंडेंसी जो है ना यूजुअली 4 पाई आती है, क्योंकि हम लोग वेव फंक्शन आर पर डिपेंडेंट मानते हैं। थीटा और फाई जैसा है वैसा का वैसा ही होता है, तो उसको तो आप यूजुअली 4 पाई लिख दिया करो। तो ये 2 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा का स्क्वायर बराबर 1, और यहाँ पर 4 पाई हो गया। तो मतलब सोल्व कर लेना इसको आप, और सोल्व कर लेना तो आपके पास में ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। तो भैया अब 1 और 2 कौन सी रह गई अपने पास, अच्छा ये हैमिल्टोनियन वाली 1 हो गई और साइन वाली 2 हो गई। इसको 1 दे दिया मैंने, इसको 2 दे दो, काम आएगी बाद में। अब आप लोग 3 का वैल्यू जो है ना वो 2 में रख दो, तो आपके पास में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। अंडरवुड अल्फ़ा क्यूब अपॉन पाई। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट है कि चलो हमने नॉर्मलाइज्ड फंक्शन निकाल लिया। अब ट्रायल वेव फंक्शन आने के बाद में हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि एवरेज वैल्यू ऑफ ई निकालना है, दैट इज़ एवरेज वैल्यू ऑफ मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच, मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक्सपेक्टेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन। तो पहले आसान होता है कि हम लोग पोटेंशियल का निकाल लें, तो हम लोग क्या करते हैं पहले पोटेंशियल का निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग वी आर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर साइन आर, बीच में वी आर मतलब आर पर डिपेंडेंट, और यहाँ पर भी साइन आर। तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन आर की लिमिट में आपको सोल्व करना है, बिकॉज केवल आर पर डिपेंडेंट है ना वो। तो आर की लिमिट में, थीटा की लिमिट में, और थीटा और फाई तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। इसको मैं नीचे लिख दे रहा, तुम लोग कंफ्यूज जाओगे वरना। एक बार को तुम आराम आराम से कहो स्टेप्स, अगर आप लोग डायरेक्टली लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो साइन स्टार, यहाँ पर वी और यहाँ पर साइन, और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। तो वॉल्यूम लिमिट क्या है मेरे पास, 0 से लेके इन्फाइनाइट, आर की लिमिट, थीटा की लिमिट, और ये फाई का लिमिट। हमेशा स्फेरिकल सिस्टम 3 डायमेंशनल होता है, ऑलवेज रिमेंबर। कभी भी केवल आर का लिमिट लगा के रुक मत जाना। बच्चों गलती ये करते हैं कि केवल आर का लिमिट लगाया और ख़त्म काम। बेटा वो कार्टेशियन होता है, जब 1D 2D 3D में आप वर्क करते हो। स्फेरिकल हमेशा 3D में होता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल लिमिट लगानी पड़ेगी। अब आपके पास में साइन स्टार के अंदर भी क्या है, अंडरवुड
अल्फा क्यूब अपॉन पाई एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर। वी का वैल्यू आप लोग सब जानते हो, माइनस के, और ये भी हो गया अल्फा क्यूब अपॉन पाई, और वॉल्यूम कितना होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई। खत्म काम, सोल्व कर लो, आगे आंसर। देखो यहाँ पर कहीं भी थीटा और फाई पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये तो 4 पाई फिक्स हो गया, तो इसको छोड़ दो एक बार के लिए। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब अपॉन पाई, ठीक है। और क्या कांस्टेंट बचे, माइनस के जेड ई स्क्वायर, ये सब आर से इंडिपेंडेंट है ना, तो ये बाहर निकाल लो। अब जो आर पे डिपेंडेंट है वो अंदर रहने दो, मतलब 1 अपॉन आर देन एक्स, और चलो इसको भी काट ही दो ना, फिर क्यों लिख रहे हो आप, कट जाएगा ये तो। ये जो 1 अपॉन आर है ना, ये इस आर कट जाएगा, तो कितना बचा, आर बच गया केवल, और एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा आर डी आर। खत्म काम। यहाँ पर आप चेक कर लो, m की वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर भी 1 है, और अल्फा का वैल्यू क्या है 2 अल्फा है। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। ये पाई से पाई गया, ये माइनस 4 के जेड ई स्क्वायर अल्फा क्यूब 1 अपॉन एन गामा m प्लस 1 अपॉन एन अपॉन 2 अल्फा टू द पावर, तो ये कितना हो गया फैक्ट माइनस 4 के जेड ई स्क्वायर अल्फा क्यूब फैक्टोरियल 1, क्योंकि 1 प्लस 1 n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल होता है ना अगर n इंटीजर हो तो। और ये 2 अल्फा की पावर 2 था, तो 2 अल्फा की पावर 2, तो ये 4 बन गया, तो 4 से 4 कट गया, और ये अल्फा क्यूब से अल्फा स्क्वायर कट गया, तो कितना बच गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज इट, दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी। अब अगला टास्क, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी निकालना, तभी तो आप एवरेज निकालोगे ई का। अगला टास्क ये है कि तुम्हें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी निकालना है, मतलब कि वही चीज़ है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन साइन स्टार टी का वैल्यू कितना होता है माइनस एच कट स्क्वायर डेल 2 अपॉन 2m साइन और d2, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका वेव फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, देखो वैसे मैं आपको समझा दूँ कि डेल 2 का वैल्यू कितना होता है 3 डायमेंशन में, स्फेरिकल सिस्टम में जो डेल 2 का वैल्यू होता है ना, वो होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर। ये भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिकल के अंदर, प्लस 1 अपॉन h1 h2 h3, मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल h1, और यहाँ पर आता है h1 h3 अपॉन h2, मतलब कि h1 h3, h1 का वैल्यू 1 होता है, h3 का वैल्यू होता है आर साइन थीटा, और 1 अपॉन h1 h2 h3 डेल अपॉन डेल फाइव h1 h3, मतलब कि हाँ आर आर साइन थीटा और डेल अपॉन डेल फाइव। एनीवे बाय द वे, अगर आप जब इसको इस पर ऑपरेट कराओगे ना, तो इसका वैल्यू जब आप साइन पर ऑपरेट कराओगे इसको, तो ये 0 आएगा, साइन क्योंकि थीटा से इंडिपेंडेंट है ना, दैट्स वाई। फाई के रेस्पेक्ट में अगर आप साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का इसको, क्योंकि साइन का जो डिपेंडेंसी है, साइन का डिपेंडेंसी केवल और केवल किस पर है, आर पर है, तो वो केवल आर के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ये कहलाती है लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू इन द स्फेरिकल सिस्टम। तो ये होता है हमारे पास 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2 पाई। साइन स्टार का वैल्यू कितना है
माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m तो अलग लिखी दो, ठीक है। अब डेल टू का वैल्यू जो है वो लिखना है आपको, दैट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साइन अपॉन डेल आर, और डी टू का वैल्यू लिखना है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई, ठीक है ना। आप अगला टास्क क्या है आपका, इसको अलग से सोल्व कर लो, एक बार इसको अलग से सोल्व कर लो। 1 अपॉन आर स्क्वायर नहीं, इसको सोल्व करना है आपको, डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर, इसको अलग से सोल्व कर लो। तो डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साइन का वैल्यू कितना है, 100 अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट है, तो अल्फा क्यूब अपॉन पाई तो बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आर का मल्टीपल माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर। अब इसको एक बार ये कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लो, मतलब माइनस अल्फा 100 अल्फा क्यूब अपॉन पाई को तो बाहर निकाल लो। अब ये दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना आपको, तो पहले आर का करो तो 2r एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर कांस्टेंट है, फिर प्लस आर स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, एक्सपोनेंशियल का ये आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा अल्फा आर। तो ये दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, तो अल्टीमेटली कितना हो गया ये, आगे आ जाओ, देखो इधर से 100 पाई जो है वो तो ठीक है, ओके। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, थोड़ा आगे इसको सोल्व करो, तो इसको और इसको मिलाओगे तो साइन बन गया, इसको और इसको मिलाओगे तो साइन बन गया, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया, माइनस अल्फा तो बाहर ले लो और इसको अंदर ले लो, ये आर स्क्वायर है ना, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 2r माइनस अल्फा आर स्क्वायर और ये साइन आर। क्या किया मैंने, इस वाले फैक्टर को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, और मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर को बाहर ले लिया और इस वाले से देख लिया, तो कितना बन गया वो, साइन आर बन गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर डेल साइन अपॉन डेल आर का वैल्यू मैंने फाइनली निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट करना है, यहाँ पुट करना है, इस जगह करो एक बार, ठीक है। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को बाहर निकाल लो, और यहाँ पर तुम्हारा साइन चल रहा है ना, इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो सीधा ही कि 100 इसको ऊपर पुट करेंगे तो देखना ध्यान से, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या आ जाएगा मेरे पास, समझना। ये तो 4 पाई है, इसको तो छोड़ दो तुम, क्योंकि ये तो थीटा और फाई तो वैल्यू फिक्स देगा 4 पाई। आप तो आर पर फोकस करो, तो आर पर फोकस करोगे तो क्या है, और इसको भूल मत जाना, नॉर्मली बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आर पे डिपेंडेंसी है ना, तो आर पर डिपेंडेंसी क्या है, यहाँ पर कितना है 100 अल्फा, हाँ, और वो भी तो है माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m भी बाहर ले लो, वो भी तो कांस्टेंट है, उसको क्यों अंदर रख रहा है, उसको भी बाहर ले लो।
माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को बाहर ले लो, थीटा और पाई का 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा क्यूब अपॉन पाई माइनस अल्फ़ा, ये तो मेरे पास क्या हो गया, साइन स्टार हो गया। ठीक है, ये बाहर ले लिया, 1/r² आ गया फिर तो अपने पास, तो 1 यहाँ पर कितना हो गया, r², और फिर मेरे पास इसकी पूरी वैल्यू आ गई माइनस अल्फ़ा अंडरवुड अल्फ़ा क्यूब अपॉन पाई एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा आर, और ब्रैकेट में 2r माइनस r² अल्फ़ा, ब्रैकेट बंद, है ना। ये वैल्यू मैंने उतार दी पूरी की पूरी, और फिर लास्ट में क्या है मेरे पास, r² dr, क्योंकि साइन थीटा d फाई तो मैंने पहले सोल्व कर लिया, तो r² dr, खत्म काम। अब जो है आपको इसको सॉर्ट आउट करना है कैसे भी करके। कैसे करोगे, देखो माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m बाहर आ जाएगा, 4 पाई ही सही, ये वाला फैक्टर इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब अपॉन पाई। चलो अब आर पर डिपेंडेंट पार्ट सारे अंदर है, और यहाँ पर भी एक अल्फ़ा अकेला पड़ा हुआ है ना, वो भी माइनस के साथ पड़ा हुआ है अल्फ़ा अकेला, तो उस बेचारे को भी बाहर ले लो माइनस के साथ ही। तो 0 से लेके इन्फाइनाइट, पहली बात तो ये r² इस वाले से काट दो, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे आपके लिए। अब क्या क्या बचा अंदर वो देख लो, मेरे पास क्या क्या बचा, अंदर बचा 2r माइनस r² अल्फ़ा, और कितना बचा, एक्सपोनेंशियल माइनस 2α dr, बस यही सोल्व करना है तुम्हें। आगे माइनस माइनस प्लस हो ही गया, 2 से ये कट गया, 2 टाइम्स पाई से ये कट गया, तो ये बच गया 2α⁴ h कट टू द पावर 2 अपॉन m, ये बाहर पड़ा हुआ है। अंदर दो इंटीग्रेशन होगा मेरे पास, 0 से लेके इन्फाइनाइट 2r एक्सपोनेंशियल माइनस 2α dr एंड माइनस 0 से लेके इन्फाइनाइट α⁴ एक्सपोनेंशियल माइनस 2α। देखो इस वाले इंटीग्रेशन में m बराबर 1, n बराबर 1 और अल्फ़ा बराबर 2α। इस वाले इंटीग्रेशन में m बराबर 2, n बराबर 1 और अल्फ़ा बराबर 2α। खत्म काम, सोल्व कर लो। तो 2α⁴ h कट स्क्वायर अपॉन m, दो वही सही आगे, तो 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फ़ा टू द पावर m प्लस 1/n, यहाँ पर क्या है माइनस अल्फ़ा 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फ़ा टू द पावर m प्लस 1/n, मतलब कि ठीक है, आगे सोल्व करना है इसको, तो ये हो जाएगा 2α⁴ h कट स्क्वायर अपॉन m, ये 2 है, ये फैक्टोरियल 1 है, तो 2 फैक्टोरियल 1 उसका तो एक ही होता है वैल्यू, अपॉन 4α² हो गया, तो और माइनस ये अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 2 जिसका वैल्यू 2 ही होता है, और ये हो गया 8α3, है ना। काट पीट के सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा α² h कट स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये पता नहीं कौन सी इक्वेशन आ गई, जो भी इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन हो गई थी यहाँ पे। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ निकाला एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ v निकाला था, और इससे पहले मैंने क्या लिखी थी, इक्वेशन नंबर 5, इसके बाद मैंने क्या निकाली, ये निकाली, इसमें लिखा इसको इक्वेशन नंबर 6, और इसका वैल्यू मैंने यहाँ देखा नीचे t का वैल्यू, तो ये क्या आया एक्सपोनेंशियल ये 7, तो ऑब्वियस सी बात है 6 से और 7 से वैल्यू 5 में रख दो,
तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी कितना है मेरे पास, अल्फा स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी कितना है मेरे पास, के जेड ई स्क्वायर अल्फा। बस यहाँ से हम लोग को अगला स्टेप यूज़ लेना है कि हमें क्या करना होता है अगले स्टेप में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई का वेरिएशनल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना होता है और फिर अल्फा का वैल्यू निकालना होता है। तो ये आप जब निकालोगे ना तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद में, एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। बहुत सिंपल है, अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और अल्फा का वैल्यू निकाल लेना। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 8। जब अल्फा का वैल्यू आप लोगों ने निकाल 8 तो इसको दे दो आप, इसको 9 दो आप। तो जब आपने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया 9 में, तो फिर 9 से वैल्यू उठा के 8 में रख दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई आ जाएगा, दैट इज एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। अल्फा स्क्वायर मतलब कितना हो गया, E4 अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस के जेड ई स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो और इसको जब पूरा सोल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल, माइनस एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर। सब कुछ इंटीग्रेशन का ही लफड़ा है इसमें, मेथड बहुत आसान है, बस आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब बेटा एक बात समझो, इस वाले एक्सपेक्टेशन में ना यहाँ पर जब इसको सोल्व करोगे ना, क्योंकि m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू होता है 9.1 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। k यहाँ पर क्या है, तुम लोग जो आज तक काम में 9 मल्टीप्लाई विद 10 टू दी पावर 9। z हमें पता नहीं है, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। h कट की वैल्यू जो है वो कितनी है, h कट का वैल्यू कितना है 1.05 10 टू द पावर माइनस 34, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। ये सब वैल्यूज रखोगे तो आपका जो एक्सपेक्टेशन ई है ना वो जूल में आएगा, फिर उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये सब करने के बाद में जब आप रखोगे तो ये जूल में आएगा, क्योंकि ये सब एम केस डायमेंशन है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले फैक्टर को, ये जूल में है ना, तो मैं क्या करूँगा एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन 2 एच कट स्क्वायर और 1 अपॉन ई कर दूँगा इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड, तो ये इलेक्ट्रो वोल्ट में आ जाएगा। तो ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, कर लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है बेटा, देखो दिख लिया। और ये आप लोग जानते हो, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर H एटम की बात करेंगे तो फॉर H एटम प्रोटॉन नंबर 1 होता है उसके अंदर, तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई आ जाएगी ना वो आ जाएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और आप लोग बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हो कि माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 होती है। ग्राउंड का वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यू एनर्जी की, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट। तो हम लोग ग्राउंड स्टेट ही निकालते हैं, तो ग्राउंड के लिए n बराबर 1 और H एटम के लिए Z बराबर 1, तो आ गया ना ये। तो ये एनर्जी आप लोग वेरिएशनल प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हो, और ये एनर्जी मैंने वेरिएशनल प्रिंसिपल से आपको निकाल के दिखा दी। तो ये वेरिएशनल प्रिंसिपल के आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए मैंने, ठीक है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल करेंगे कल, हीलियम एटम वाला। तो हीलियम एटम का अगला एग्जाम्पल जो है कल किया जाएगा वेरिएशनल प्रिंसिपल का, ठीक है। आज कौन सा है, थर्सडे है ना, कल शुक्रवार है, तो कल तुम्हारा एक और एग्जाम्पल और शनिवार को तुम्हारी यूनिट खत्म, ठीक है। सर पूरी स्क्रीन एक बार स्क्रॉल कर दो। ओके, पूरी देख लो एक बार। इसको तुम YouTube पर भी देख सकते हो आराम से रिवीजन करने के लिए, अगर तुम्हारा कुछ मिस हो गया हो
तो यूट्यूब पर तो मैं अपलोड कर दूंगा मैं, तो ये पूरा वीडियो दोबारा देखना। और हाँ, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करना ताकि वेरिएशनल प्रिंसिपल से सवाल समझ में आ जाए। और वेरिएशनल प्रिंसिपल तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है, और इस यूनिट से 4 एप्लीकेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो चारों में से कोई एक आती है। एक मैंने आपको कल पढ़ा दी, एक मैंने आपको आज पढ़ा दी, मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम। तो दोनों एप्लीकेशंस का मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब अगली एप्लीकेशन कल पढ़ेंगे शुक्रवार को, हीलियम आयन वाली। और उसके अगली एप्लीकेशन परसों पढ़ेंगे शनिवार को, मतलब हिटलर लंदन थ्योरी। और शनिवार को आपकी यूनिट ख़त्म। इस यूनिट में ज़्यादा इतना कुछ रूल नहीं है, ये चारों ही एप्लीकेशन पढ़ लो, वही आपकी यूज़फुल रहेगी बहुत। इसको एक बार ढंग से देख जरूर लेना तुम लोग के, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का। बिना रिवीजन करे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ये, खुद से करके देखना पड़ेगा एक बार आपको ये। ठीक है, हो गया, ये लास्ट है, ख़त्म। ओके सर। चलो एक बार अटेंडेंस और ले लो।